नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना, लेकर आई हूं दिन भर की खबरें। देश, दुनिया और शहर, जिले से कौन सी है खबरें, देखिए उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। भारत में कई राज्य गर्मी से बेहाल, तापमान का पारा 45 के पार। गुजरात में भाजपा का मिशन 2022, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। और वडोदरा में कई स्कूलों को अचानक बंद कर देने का निर्णय, छात्र और अभिभावक सकते में। बिगड़ता जा रहा देश का पर्यावरण अब ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी और ज्यादा बरसात में परिवर्तित हो रहा है। देश के कई राज्य इन दिनों गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। गर्मी ने लोगों की अग्नि परीक्षा लेनी शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में भी इससे राहत नहीं मिलने वाली है। पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 18 राज्यों के 20 से ज्यादा शहरों में पारा 45 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। इसमें 46 डिग्री के साथ यूपी का प्रयागराज टॉप पर है। दिल्ली में गर्मी ने शुक्रवार को 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले अप्रैल में 43.5 डिग्री से ज्यादा तापमान 2010 में रिकॉर्ड हुआ था। अब अप्रैल की 18 तारीख को पारा 43.7 तक पहुंचा था। अभी पारा नीचे आने के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 5 दिनों तक लू चलती रहेगी। पूर्वी भारत में 3 दिन बाद गर्म हवा के थपेड़ों में थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। गुजरात के हाल भी इन दिनों बेहाल है। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। अहमदाबाद में 2 दिनों तक रेड अलर्ट का ऐलान किया गया है और तापमान का पारा 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। विधानसभा चुनाव के चलते गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की आवाजाही शुरू हो गई है। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। गुजरात में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के दौर बढ़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात दौरे पर आए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जेपी नड्डा को भाजपा की टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा यूनिवर्सिटी कन्वेंशन हॉल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां राष्ट्रीय मंत्रियों और सांसदों की भी उपस्थिति रही। गुजरात के कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि गुजरात की तपोभूमि को नमन करता हूं। हर किसी को भाजपा का कार्यकर्ता बनने का सौभाग्य नहीं मिलता है। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज गुजरात के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मिलने का मौका मिला है और आप सबके दर्शन करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। मुझे खुशी है कि मैं महात्मा गांधी की धरती पर, जिन्होंने सत्य और अहिंसा को आत्मसात करके हम सबको आगे बढ़ाने का काम किया, और उसके साथ साथ गुजरात की पवित्र धरती, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की धरती पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं ऐसी पुण्य भूमि, तपोभूमि, धर्म के दृष्टि से एक उत्कृष्ट परिस्थिति में प्रदेश को आगे ले जाने वाली भूमि और कर्म भूमि को मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यह सौभाग्य सबको नहीं मिलता। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कहता हूं, क्योंकि मेरी दोस्ती और परिचय सभी पार्टियों के नेताओं के साथ होती रहती है और बातचीत होती है। मैं जानता हूं उनके हालात को भी, किन परिस्थितियों से वो गुजर रहे हैं, किन उतार चढ़ाव के बीच में वो उनका जीवन गुजर रहा है। मित्रों, जहां तक भारत की राजनीति का सवाल है, सबसे पहले तो मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे गुजरात आने का मौका मिला है, जहां मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का दोनों ही विषय, जनता से जुड़ा हुआ विषय भी और पार्टी से जुड़ा हुआ विषय, दोनों ही विषय में आगे बढ़ने की प्रयोगशाला रही है तो वो गुजरात की धरती रही है। अगर हम पार्टी की बात करें तो पार्टी का विकास
और पार्टी को किस तरीके से लोगों के प्रति समर्पित होते हुए एक परिवर्तन का उपकरण बन सके, मीडियम ऑफ चेंज बन सके, उसके एम्बेसडर ऑफ चेंज बन सके, इसमें पार्टी का क्या योगदान हो सकता है, इसका एक सफल प्रयास और प्रयोग गुजरात की धरती रही है। आदरणीय मोदी जी के द्वारा जब वो महामंत्री थे तब, फिर उसके बाद वो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रहे तब, और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी जो विकास का मॉडल उन्होंने विकसित किया, वही गवर्नेंस में भी हमको देखने को मिलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स में भी और गुजरात का जो एक्सपेरिमेंट एज चीफ मिनिस्टर मोदी जी ने किया, उसका प्रतिबिंब हम देश में भी देखते हैं और यह डेवलपमेंट मॉडल सामने आया है। अभी हम देखते हैं कि गुजरात की छवि की दृष्टि से भी देखें तो अगर इंटरनेशनली हेड्स ऑफ द स्टेट्स गुजरात में आते हैं और गुजरात में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और गुजरात के मॉडल को समझने का प्रयास भी करते हैं, तो यह अपने आप में बहुत से विषयों का बयान करता है। जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है, राजनीति का सवाल है, हम ये जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद की राजनीति को, संप्रदायवाद की राजनीति को, क्षेत्रवाद की राजनीति को, परिवारवाद की राजनीति को, इसको टक्कर अगर दी है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी की विकासवाद की राजनीति ने टक्कर दी। द डेवलपमेंट मॉडल, और आज अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित का रिप्रेजेंटेटिव बनकर के खड़ा हुआ है और उनको राहत दिलाने वाला लास्ट माइल डिलीवरी के प्रोग्राम्स वो सारे हमको देखने को मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस काम को आगे बढ़ाने में अपना जो योगदान किया है कि राजनीति की The culture of politics is now changed in India. राजनीति की संस्कृति को बदलने का काम किया है तो वो मोदी जी ने किया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, तेल, नमक, ये व्यवस्था करके किसी को भी भूखा न सोए इसकी व्यवस्था की गई, which has been applauded by IMF also and World Health Organization also. They have said that he has answered the health issues also and the economic issues also. तो ये भी हमको देखने को मिलता है कि एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, वो भी हमको देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे संतुष्टि है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस पेंडेमिक के कोरोना मैनेजमेंट में अपना योगदान किया है। एंड आई चैलेंज दैट सारी पॉलिटिकल पार्टीज लॉकडाउन की अवस्था में और पेंडेमिक की अवस्था में दे हैव ऑल बीन क्वारंटाइन, दे हैव गॉन टू आइसोलेशन सेंटर्स, वो कोई दिखने को नहीं मिली और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने आप को सेवा ही संगठन के नाम पर काम में जोड़ा और कम से कम 50 करोड़ राशन पैकेट्स और किट्स बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। गुजरात के वडोदरा शहर में स्कूल संचालकों द्वारा अचानक स्कूल बंद कर दिए जाने से छात्र और अभिभावक परेशान हो रहे हैं। एक ऐसे ही मामले में शिक्षा अधिकारी का ध्यान आकर्षण कराया गया। वडोदरा की जीवन भारती विद्यालय के संचालकों द्वारा स्कूल के खस्ताहाल होने का हवाला देते हुए स्कूल को तत्काल रूप से बंद कर दिया गया है। ऐसे में छात्र कौन से स्कूल में पढ़ाई करे उसकी असमंजस में पड़ गए हैं। परेशान अभिभावक मोर्चा लेकर डीईओ कार्यालय पहुंचे। आज वडोदरा शहर अंदर तमे जोई सको छो कि बाळकोना भविष्य साथे कंईक ने कंईक रीते चेड़ा थई रह्या छे। आज वडोदरा शहर अंदर 7 स्कूलों बंद थई रही है। एक बाजू शिक्षण ने जे कहेवाय छे कि गुजराती भाषा में भार आपवा माटे मंत्रीश्री कहेता होय त्यारे वडोदरा शहर अंदर 7 स्कूलों बंद थती होय
આ શોભા નથી આપતું. બીજી બાબત એ છે કે જ્યારે બાળકોને સ્કૂલ બંધ થઈ ત્યારે સ્કૂલના સંચાલકો દ્વારા કોઈ પણ જાતની અમને કહેવામાં આવ્યું નથી. આજે ઓચિંતી સ્કૂલો બંધ કરી એટલે ઓચિંતી સ્કૂલો બંધ કરી હવે બીજી સ્કૂલોમાં એડમિશન લેવા જઈએ છીએ ત્યારે બીજી સ્કૂલોવાળા એવું કહે છે કે ભાઈ એડમિશન ફૂલ થઈ ગયું છે. બીજી બાજુ એ છે કે ભાઈ અમે જ્યારે એડમિશન લીધા પછી અમારે જો બાળકને સ્કૂલે ભણવા મૂક્યું હોય એટલે અમે સ્કૂલ યુનિફોર્મ છે સાથે સાથે જે પણ એનું ફરીથી નવેસરથી એકડો ગૂંથવો પડે. અમારી માંગણી એક જ છે કે આ સ્કૂલોને બંધ કરવાનું કારણ શું, એટલે અમને લાગે છે કે કંઈક ને કંઈક આની પાછળ ષડયંત્ર ચાલી રહ્યું છે. એટલે અમારી માંગણી એક જ છે કે જે શિક્ષણનું વેપારીકરણ થતું હોય તો બંધ કરવામાં આવે અને બાળકો જે દેશનું ભવિષ્ય છે એની ચિંતા કરી અને તમામ સ્કૂલોને પૂછ્યા વગર જે આજે બંધ કરવામાં આવી છે તમામ સ્કૂલો ચાલુ કરવામાં આવે અથવા તો સ્કૂલના સંચાલકો અમને જે પણ વળતર આપે તેવી અમારી માંગ સાથે આજે રજૂઆત કરવા માટે આવે છે. વડોદરાની જે 7 શાળાઓની શાળા મંડળે રજૂઆત કરેલી છે તે અનુસંધાનમાં એક અંગ્રેજી માધ્યમની શાળા છે જે ઓપી રોડ પર આવેલી છે કે જેમાં સંખ્યા ખૂબ જ ઓછી હોવાને કારણે 100ની અંદર સંખ્યા હોવાને કારણે એક અંગ્રેજી માધ્યમ અને એક ગુજરાતી માધ્યમ ત્યાં જ ચાલતી ધોરણ 9, 10ની ગુજરાતી માધ્યમ અને અંગ્રેજી માધ્યમ એમ મળીને એક જ કેમ્પસમાં 4 શાળાઓ અને અહીંયા કારેલી બાગમાં પણ એક શાળા કે જે RNBA અને કોર્પોરેશનના એન્જિનિયરે મકાન જર્જરિત હોવાને કારણે 9-10 બંધ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવેલો છે શાળા મંડળની રજૂઆત પરત. એવી જ રીતે જે પ્રાથમિક શાળાઓમાં સિટી વિસ્તારની અંદર કે જ્યાં ખૂબ ઓછી સંખ્યા હોવાને કારણે પણ શાળા મંડળે રજૂઆત કરેલી છે તેમને સાંભળીને અને સાંભળ્યા પછી તમામ બાબતો હકીકત જાણ્યા પછી એ શાળા બંધ કરવાના નિર્ણય કરવાના. વિદ્યાર્થીને તકલીફ પડશે જ નહીં કારણ કે આજુબાજુની આપણી નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની શાળાઓ છે ત્યાં મફત અને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ માટેની વ્યવસ્થા પણ છે. જો વાલી ઈચ્છે તો એ બીજી પણ સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલો પણ આવેલી છે ત્યાં પણ એને એડમિશન માટેની જવાબદારી कचेरी कक्षाएं पूर्ण करवाना। वडोदरा महानगर पालिका ड्रेनेज विभाग में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कार्यरत 150 जितने कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मेयर और चेयरमैन को आवेदन पत्र दिया। वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत आने वाले ड्रेनेज विभाग में पिछले 16 साल से क्लास 4 के 150 जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे महंगाई के इस समय में कर्मचारी मुश्किल में पड़ गए हैं। इन कर्मचारियों ने मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को मामले से अवगत कराया। અમે ડ્રેનેજના કર્મચારી છે, અમે છેલ્લા 15-17 વર્ષથી કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ પર કામ કરીએ, એના પહેલાં માનવદીમાં કામ કરી ચૂક્યા છે અને અમને કોન્ટ્રાક્ટમાં અત્યારે કામ કરીએ છીએ। અમારી માંગણી એવી છે કે અમને રોજંદારીમાં સમાવેશ કરવા માટે આવેદનપત્ર ઘણીવાર આપી ચૂક્યા છે અને 2016થી અમે આવેદનપત્ર આપી ચૂક્યા છે। અમને 5 મહિના પહેલાં બી આવેદનપત્ર અમે આપ્યા છે, એમાં બી અમને એવું કહેવામાં આવ્યું કે તમને લોકોને સમાવેશ કરવા લેવા આવશે, પણ હજુ તક અમારો સમાવેશ થયો નથી। અમે એ વિશ્વાસથી બેઠા। અત્યારે અમે નવા વોર્ડ બની ગયા છે અને અમને આશા હતી કે નવા વોર્ડમાં અમારો સમાવેશ થઈ જશે, પણ એ અમારો સમાવેશ થયો નથી। એટલે અમને હવે એવું લાગે છે કદાચ કે અમે આ વસ્તુ કાંઈ મળવું અઘરું લાગે છે અમને કદાચ, તો કદાચ જો આગળના સમયમાં આ વસ્તુ કદાચ ના થાય, અમને કદાચ ના મળે તો ગાંધીજી માર્ગે આંદોલન કરવા માટે અમે તૈયારી અમારી બતાવીશું। અમે 150 कर्मचारी છે અને છેલ્લા 15-17 વર્ષથી અમે आने काम करिए। वडोदरा शहर में कॉर्पोरेशन द्वारा प्री मानसून की कार्यवाही शुरू की गई है, लेकिन इस कार्यवाही में सरेआम लापरवाही बरती जा रही है। मानसून में 1-1.5 महीना ही बचा है, ऐसे में वडोदरा की प्री मानसून की कार्यवाही शुरू की गई है, लेकिन प्री मानसून कार्यवाही ठीक से नहीं होने से हर साल वडोदरा में भारी जलभराव का सामना नागरिकों को करना पड़ता है। इस पर विपक्ष नेता अमीर रावत ने आपत्ति जताई। वडोदरा शहर में अलग अलग जगह पानी भराय छे, एનું પહેલાં તો કારણ સમજવાની જરૂર છે। વિશ્વામિત્રી નદી ખાલી હતી ત્યારે અડધું શહેર પાણીથી ભરેલું હતું, એનો મતલબ પાણી વિશ્વામિત્રી નદી સુધી પહોંચતું નથી। એનું કારણ જે જૂના નાળિયા રસ્તા અને વરસાદી કાંસો હતા કુદરતી, એ તમામને પૂરી દેવામાં આવ્યા છે। એનું ધ્યાન કોર્પોરેશન દ્વારા રાખવામાં નથી આવ્યું અને બિલ્ડરોને ગેરકાયદેસર રીતે બધે બાંધકામ કરવા દેવામાં આવ્યું છે। હવે ખાલી દેખાવા પૂરતી પ્રી મોન્સૂન કામગીરીમાં જે અત્યારની વરસાદની કાંસોની સફાઈની વાત કરે છે, એ તો 12 માસ ડ્રેનેજથી વહેતી જ હોય છે, એટલે આ દેખાવા પૂરતી કામગીરી થતી હોય છે। એમાં બી અત્યારે ખૂબ મોટો ભ્રષ્ટાચાર ચાલી રહ્યો છે, કારણ કે જે જૂના ઇજારા છે એ અત્યારે જે નવા ભાવો ખુલ્યા એના કરતાં લગભગ 10% બિલો તમામ ઝોનમાં છે। તેમ છતાં નવા ઇજારા
ટેન્ડર ખુલી ગયા પછી બી વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીએ એપ્રુવલ આપ્યું નથી, એમને વર્ક ઓર્ડર્સ ઇસ્યુ નથી થયા અને જૂના ઇજારા પેઠે કામ કરાવી રહ્યા છે, એટલે કોર્પોરેશનને આ મોંઘું પડી રહ્યું છે. પ્લસ એમાં કોઈ જાતનું સુપરવિઝન નથી. જે ક્વોલિટીનું કામ થાય છે તમામને ખબર છે, બાજુમાં ડગલા મૂકી દેવામાં આવે છે, અડધા મેનુઅલ સાફ કરે છે, વચ્ચેની પાઇપો સાફ થતી નથી, એટલે આ કોઈ પર્પઝ સોલ્વ થતો નથી. હકીકતમાં કોર્પોરેશને પ્રી મોન્સૂન કામગીરી કરવી હોય તો તમામ જૂના નાળા, રસ્તા, જે પાણીના નેચરલ વોટરવેઝ હતા અને વિશ્વામિત્રીના દબાણ, આ દબાણો ખોલવાની જરૂર છે. પણ એના માટે પોલિટિકલ વિલ કે સાહસ નથી, કારણ કે મોટા ભાગના દબાણ એમના નજર હેઠળ ને એમના રહેમ નજરથી જ થયા છે. वही स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने कॉरपोरेशन द्वारा की जा रही कार्यवाही सुचारू होने की बात कही है. દર વર્ષની માફક આ વર્ષે પણ જે પ્રકારે ઝોન દીઠ 15,000 જેટલા ડ્રેનેજ અને વરસાદીના ચેમ્બરો છે, આ તમામ ચેમ્બરોને સાથે સાથે ભૂખી કાંસ, રૂપારેલ કાંસ અને મસિયા કાંસ અને અન્ય કોતરો, આ તમામની સફાઈ હર હંમેશ થતી હોય છે. અને આ વર્ષે એક અભિગમ નવો પણ અપનાવે છે કે જે મલબો ચેમ્બરમાંથી નીકળશે એને તુરંત સાંજે અથવા બીજે દિવસે એ ભાગમાંથી લઈ લેવામાં આવશે, જેથી કરીને પરત ચેમ્બરમાં ન જાય અને લોકોને એ ગંદકીનો ત્રાસ સહન ન કરવો પડે. આ જ પ્રકારે જે 40 મીટર અને 36 મીટરની જે મોટી ચેનલો છે એમાંથી પણ કેટલીક જગ્યાઓ ઉપર ચેમ્બરો અથવા પ્રિકાસ્ટ તોડીને એને નવેસરથી ઓપ આપીને વચ્ચેથી માણસ છેકથી છેક પસાર થાય ને બે ચેમ્બરની વચ્ચેના જે ભાગ છે, મોટી ચેમ્બરોની વાત કરું છું, મોટી ચેનલોમાં સફાઈ કરીને મોટા પ્રમાણમાં જે અંદર મલબો હતો એને પણ કાઢ્યો છે. એ ખાસ કરીને પૂર્વ વિસ્તાર અને દક્ષિણ વિસ્તારમાં આ કામગીરી શરૂ થઈ છે. આવનાર સમયમાં જે પણ બોટલનેકમાં નડતરરૂપ વસ્તુઓ છે એને પણ કાઢી રહ્યા છે, જેથી કરીને પૂર્વ દક્ષિણમાં અને ખાસ કરીને જે હાઈવેની બહારનો જે પાણી આપણને તકલીફ આપતું હોય છે એના માટે સવિशेष काळजी રાખીને કામગીરી થઈ રહી છે. आप देख रहे हैं वीएनएम न्यूज. फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए वीएनएम टीवी. अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल. शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं, जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं. प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जे अम्बे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं सीबीएसई. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन. अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी. और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी. पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा. अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल. शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने. अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं, जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं. प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जे अम्बे
विद्यालय हरणी अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल मांजलपुर, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। वडोदरा में कचरा बीनने की बात में दो दोस्तों के बीच हुआ झगड़ा हत्या जैसी आपराधिक वारदात में बदल गया। वडोदरा के वारसिया इलाके के भुंडवास में रहने वाले मनोज चौहान हाथीखाना के अनाज बाजार में कचरा और कबाड़ बीनते हैं। मनोज का अपने दोस्त मुकेश के साथ कचरा बीनने की मामूली बात पर झगड़ा हुआ था। झगड़े के चलते मनोज ने मुकेश पर हमला कर उसे मारने की कोशिश की होने के आरोप मृतक की पत्नी सुशीला ने लगाए हैं। आ वारसिया पोलीस चौकी अमने पुलिस वाळाए बोलायेलू तो ये अमोने बतायु छे। अमोने कई घटना मालूम नहीं। वारसिया पोलीस चौकी बाजू में ज छे आरटीओ ये बाजू अने अमोने तो खबर नहीं। ये लोग काम पर जाए छे। काम पर 4-5 जन छे। ये लोग मारो घरवाळो अने ये 4 जन एवं थई गयुं छे। सो अमोने बीजी कशी जानकारी नहीं। क्यारे अमने खबर पड़ी ने पुलिस वाळाए कीधेलू अमोने बताय घेरे आवीने अमोने लई गया के चालो के आवुं थई गयुं छे। तो अमे गया तो तई पुलिस वाळाए बताई कि जो कि आ तमारा घरवाळा ने केवुं मारेलुं छे। ये ज खबर पड़ी छे। बस अहींया अमे जोई नहीं। पोलीस स्टेशन में ए लोकोने पकड़ाईने बेहेला छे। पुलिस वाळा लोकोए पकड़ी लीधा छे। एमने 4 जन छे के वारसिया पोलीस स्टेशन में गई काले फरियादी श्री सुशीलाबेन मनोजभाई मोतीलाल चौहान द्वारा खूननी फरियाद आपवामां आवेली छे, जे वारसिया पोलीस स्टेशन में दाखल थई छे। आ फरियादनी तपास वारसिया पोलीस इंस्पेक्टर VP चौहान सर करी रहेला छे। सुशीलाबेनना धणी मनोजभाई मोतीलाल चौहान भंगार अने पूठा वीणवानुं काम धंधो करे छे। तेना बीजा मित्रों मुकेश कनुभाई, पंकज पन्नालाल अने मनोज पन्नालाल पण आ सेम प्रकारनो पोतानी साथे धंधो करे छे। भंगार वीणवाना धंधा बाबते अगाऊ मरण जनार मनोज मोतीलाल चौहान साथे मुकेश कनुभाई वसावानी 2-3 वखत झगड़ो थयेलो अने मनदुख थयेला। गई काले आ मनदुखना भागरूपे नो बदलो लेवाना कारणोसर आरोपी मुकेश कनुभाईए मरण जनार मनोज मोतीलाल चौहान ने माथाना भागे, कपाळना भागे चाकू मारेली छे तथा गळे टूंपो दई मनोज मोतीलाल चौहाननु खून करी गुनो करेलो छे। तपास दरमियान पोलीस इंस्पेक्टर श्री VP चौहान नाओए आरोपीओने हस्तगत करवा पूरता प्रयत्नो करेला छे। DCP श्री पन्नामेन, ACP कोडिया सर अने CP सरना मार्गदर्शन मुजब आवा गंभीर गुनाओमां तात्कालिक आरोपीने पकड़वा तेवी सूचना अनुसार आ पोलीस इंस्पेक्टर श्रीए पोताना टीम द्वारा आरोपीओने हस्तगत करेला छे। तेओनी प्राथमिक पूछपरछ तथा कोविड-19 ना रिपोर्ट बाद आ आरोपीओने अटक करी धोरणसर करवामां आवनार। गुजरात के वडोदरा का प्रसिद्ध सोखड़ा हरिधाम मंदिर लगातार विवादों में फंस रहा है। इस बार स्वामी द्वारा की गई खुदकुशी के चलते सोखड़ा हरिधाम पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। वडोदरा के सोखड़ा हरिधाम मंदिर के गुणातीत स्वामी ने आत्महत्या की होने का मामला सामने आया है। इस मामले FSL की टीम द्वारा योगी आश्रम के रूम नंबर 21 में 1.25 घंटे तक जांच की गई। इस दौरान सारे सबूत भी एकत्रित किए गए। पुलिस द्वारा प्रभुप्रिय स्वामी और हरिप्रकाश स्वामी की पूछताछ भी की गई। वहीं पुलिस की एक टीम गुणातीत स्वामी के वतन जूनागढ़ के वंथली में जांच के लिए भेजी गई है। उत्तर प्रदेश के झांसी में अंतरजातीय विवाह करने के बाद एक विवाहिता को ससुराल वालों ने प्रताड़ित कर घर से बेघर कर दिया। उत्तर प्रदेश के झांसी की रहने वाली मंजू ने अंतरजातीय विवाह किया था। विवाद के बाद से ही उसके पति और ससुराल वालों द्वारा उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया गया, यहाँ तक कि उसे मार पीट कर घर से बेघर कर दिया गया। अपने 2 बच्चों को लेकर दर-दर भटकने पर पीड़िता मजबूर है। ऐसे में प्रशासन और संगठनों से न्याय मांग रही है। इस मामले बुंदेलखंड कामगार व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ सिद्दीकी के नेतृत्व में पीड़िता और प्रतिनिधि मंडल के जिला अधिकारी से भेंट कर मामले को सुलझाने की कोशिश भी की जा रही है। 2006 में अंतरजनपदीय मेरा विवाह हुआ था मेरे हस्बैंड के साथ। लास्ट ईयर मेरे पिताजी कोविड में एक्सपायर हो गए और मेरे हस्बैंड को थोड़ी गलत संगति पड़ गई है और वो घर छोड़कर चले गए। मैं जैसे तैसे अपनी ससुराल में रह रही थी। एक षड्यंत्र की बस मेरा घर मुझसे छीन लिया गया। मैं अपने हस्बैंड को मनाने की जैसे तैसे अनशन
आंसर फार्म कोर्ट में चले गए थे किसी लड़की के पीछे। और एक ज्योति है, प्रतीक्षा है, ये लड़कियों मतलब इतने गंदा है माहौल आजकल का कि मतलब हमारा पूरा अच्छा बसा हुआ परिवार पूरा ही नष्ट हो गया। यही शिकायत लेकर आई हूँ कि मैं अपने पति के संग रहना चाहती हूँ। मेरी कोई डिमांड नहीं है ऐसी, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। दूसरे लोग लड़कियों के पीछे, पहले तो मनपसंद अपनी शादी कर ली। मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। मेरी बेटी है मतलब 13 साल की और बेटा है 7 साल का। और मतलब दान पात्र करा लिया मेरे सास ससुर ने, जो मेरे नाम पे प्रॉपर्टी थी वो सारी प्रॉपर्टी दान पात्र करा ली। और जब मैं अपने पति को मनाने गई अंसल, तो एक साड़ी में गई थी मैं सिर्फ इनको मनाने के लिए, ठीक है। और जब मैं लौट कर आती हूँ वहाँ से, वहीं पे मैं भी रह गई इनको मनाते मनाते। तो मेरे ही कमरे में किराएदार रह रहे हैं। मेरे कमरे से पूरी ज्वेलरी गायब है, पूरा डोमेस्टिक सामान गायब है। मैं पिछले 2 साल से मतलब चक्कर काट रही हूँ यहाँ के ऑफिसों के, SSP सर के पास, कहीं CO सर के पास, कभी नवाबाबाद थाने, और इतने सारे पुलिसकर्मी लोग समझ लीजिए बस कुछ नहीं, उनकी ही सपोर्ट में बोल रहे हैं। मतलब ना ही बस मुझ पे जबरदस्ती का आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैंने चोरी कर लिए। मतलब मैं सरकारी नौकरी कर रही हूँ कि मैं झांसी छोड़ के 6 लाख रुपए में मेरे बच्चों का हो जाएगा पूरा। आपके पति क्या जबरदस्ती की बाइटें निकलवा रहे हैं मुझे। कैरेक्टरली मेरा पति बिल्कुल ओपनली मुझे बर्बाद करने पर तुला हुआ है। मेरे पति श्याम फर्नीचर में है, शोरूम है, और मेरे जेठ रजनीकांत राय और शशि जेठानी रजनी। जी भैया, पिछले 2-3 साल से चक्कर काट रही हूँ मैं खुद के घर में एंटर नहीं कर पा रही हूँ। झूठे मतलब इन लोगों ने वो एग्रीमेंट बनवा दिए किराएदारों को, हमारा मकान एटलीस्ट हमें एक कमरा तो दें। बच्चा और हम लोग 2-3 साल से किराए के मकान में रह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी भी उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। मुस्लिम धर्म का पवित्र महीना रमजान इन दिनों आखिरी चरण में है। लगातार इफ्तार पार्टी के आयोजन देश भर में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित एक ऐसी ही इफ्तार पार्टी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इस मौके पर अखिलेश यादव ने मायावती के बयान पर पलटवार भी किया। दरअसल अखिलेश यादव ने एक दिन पहले ही कहा था कि बीजेपी ने बसपा का वोट तो हासिल कर लिया, क्या अब बीजेपी मायावती को राष्ट्रपति बनाएगी? अखिलेश के इस बयान पर मायावती ने कहा था कि वो यूपी का सीएम या देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकती हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने का नहीं। मायावती ने भी कहा था कि सपा यूपी में बीजेपी की जीत के लिए जिम्मेदार है। सपा मुझे राष्ट्रपति बनाने का सपना देख रही है ताकि यूपी के सीएम पद के रास्ते से मैं हट जाऊं। इस मामले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वो भी चाहते थे कि बसपा सुप्रीमो मायावती प्रधानमंत्री बने, इसलिए 2019 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने बसपा से गठबंधन किया था। खुशी है इस बात की, और मैं तो चाहता भी था, पिछली बार समझौता भी इसी बात के लिए था, और ये समझौता बना रहता, गठबंधन बना रहता, तो शायद आने वाले समय में इस देश के बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत पे चलने वाले लोग देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर कुछ घर मकान तोड़ोगे तो मुआवजा उठाएंगे। आपको याद होना चाहिए, गोरखपुर में 700 मीटर में दुकानों को तोड़ा गया, वहां पर जो स्ट्रक्चर्स बने थे उनको तोड़ा गया, और उसके बाद मुआवजा लिया गया। सुनने में आ रहा है कि 100 करोड़ नहीं, 150 करोड़ नहीं, लगभग 200 करोड़ मुआवजा उठाया गया। अगर सरकार मुख्यमंत्री जी को मुआवजा दे सकती है तो जो गरीबों का बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है उनको मुआवजा क्यों नहीं मिल सकता? जो लोग 40-40 साल से रह रहे हैं घर में, 50 साल से, देवरिया में केवल इसीलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, समाजवादी पार्टी के समर्थक थे। जात देख करके, धर्म देख करके बुलडोजर चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लखनऊ में रहते हैं आप तालाब देखिए कितने कब्जा हो गए लखनऊ में। उन तालाबों को कब बुलडोजर चलवाएगा, वो खाली करवाएगा। भारतीय जनता पार्टी के इसी तरह का लाउड स्पीकर वाला काम करते हैं। अरे कमाल तो तब होता जब आप ये सूची जारी करते कि हमने इतनी नौकरी, इतने रोजगार दे दिए। ये कौन सा कमाल है, आपने लाउड स्पीकर हटा दिए? क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको नहीं पता? ये कमी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्यों लागू नहीं होने दिया? कौन अधिकारी दोषी थे? क्या ये सरकार जो अपनी पीठ थपथपा रही है उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? मुझे खुशी इस बात की कि उत्तराखंड में अगर जमीन खाली की गई फॉरेस्ट की तो वहाँ के DFO और वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। मैं ये जानना चाहता हूँ और उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है, जिस समय कब्जा हो रहा था
उस समय अधिकारी कब्जा करा रहे थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है सरकार ने? तो इसलिए ये लाउड स्पीकर वाली बात कहना कि हमने मंदिर से इतने लाउड स्पीकर हटवा दिए, मस्जिद से इतने लाउड स्पीकर हटवा दिए, कम से कम बीजेपी सामने और कहे कि उन्होंने इतने नौकरी, इतने रोजगार दे दिए हैं नौजवान। गुजरात को ड्रग्स का हब बनाने की फिराक में लगे लोगों की परतें एटीएस लगातार खोलती जा रही है। कुछ दिनों पहले बरामद हुए 280 करोड़ के ड्रग्स मामले 2 और लोग गिरफ्तार हुए हैं। गुजरात के कच्छ के जखो बंदर से 280 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था। इस मामले में 2 और आरोपी शामिल होने की बात सामने आई है। जानकारी के आधार पर एटीएस द्वारा दिल्ली के फार्म हाउस से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से एक आरोपी अफगानी और एक भारतीय है। दोनों आरोपियों को एटीएस द्वारा भूजकोट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड मांगे गए हैं। ड्रग्स किसने मंगवाया था और किसने भिजवाया था, ये जांच एटीएस द्वारा की जा रही है। इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी जल्द होने के आसार हैं। IMBL यानी अपनी भारतीय जड़ सीमा के अंदर पाकिस्तान के एक मुस्तफा नाम के आदमी ने 9 ड्रग पेडलरों के साथ 56 किलोग्राम कॉन्ट्राबैंड हेरोइन जो कि 280 करोड़ का था, वो उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर भेजा था। और इसी सिलसिले में एटीएस की इंटेलिजेंस के बेस पर कोस्ट गार्ड को साथ में रखते हुए कल हमने एनडीपीएस कोर्ट के यहाँ इन 8 आरोपी को हमने प्रोड्यूस किया। इन एडिशन टू दैट, टुडे वी प्रोड्यूस मोर 2 accused बिफोर ऑनरेबल एनडीपीएस कोर्ट। वन ऑफ देम अवतार सिंह alias Sunny Kuldeep Singh Sandhu, and one another is Abdul Kharek Kakar, is from Afghanistan and at present as a refugee वो दिल्ली में रहता है। इन दोनों को एटीएस और एनसीबी की टीम ने कल दिल्ली से इनको अरेस्ट किया। इन दोनों को आज ला करके हमने एटीएस के जरिए आज हमने एनडीपीएस कोर्ट में दोनों को प्रोड्यूस किया। इन दोनों के लिए आज हमने कोर्ट से रिमांड की मांग की कि जो इन्फॉर्मेशन का बेस था कि ये जो 56 किलोग्राम कॉन्ट्राबैंड हेरोइन था वो साउथ दिल्ली में जाना था, वहीं से एटीएस और उनके साथी टीम को एक बड़ी सफलता मिली, इनको अरेस्ट किया। और आज हमने ऑनरेबल कोर्ट से यही हमारी रिमांड के लिए हमारी मांग थी, हमारी डिमांड थी कि जब इन लोगों, ये जो अवतार सिंह है वो राजी के लिए काम कर रहा है, उन्हीं का वो एडमिनिस्ट्रेटर है, एज वेल एज जो इनके साथ अब्दुल रब को जिनको अरेस्ट किया है वो अफगानी है। एट द सेम टाइम वो भी इन दोनों के साथ पास्ट में वो गुजरात भी आ चुके हैं ये दोनों, और गुजरात में अहमदाबाद के कहीं एरिया की इन्होंने विजिट की है। एज वेल एज राजी और जो दूसरा आदमी एक इमरान है, उनको भी एनसीबी ने कल वहीं से अरेस्ट किया है, उनको वहाँ की एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। ये दोनों आज जिन 2 एक्यूज को हमने प्रोड्यूस किया है वो अवतार सिंह और ये अल रब, ये दोनों जबकि दिल्ली बेस है, दिल्ली बेस होने के साथ साथ गुजरात की उनकी विजिट हुई। और एज वेल एज जो ये 56 किलो हेरोइन है वो 56 किलो हेरोइन के साथ राजी के जो दिल्ली का उनका गोडाउन है वहीं पर ये लोग काम कर रहे थे। इस इंटेलिजेंस के बेस पर आज हमने ऑनरेबल कोर्ट से यही मांग की कि ये दोनों जहां माल डिलीवर करना था वो डिलीवर के बहुत नज़दीकी ये लोग हैं, तो इन लोगों को आज हमने कोर्ट में प्रोड्यूस किया। कोर्ट ने हमें इन इन्वेस्टिगेशन, डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए दोनों की कस्टडी हमें एटीएस को दी है और 9 मई को शाम को 5 बजे तक, यानी टोटल 12 दिन के रिमांड आज हमें एटीएस कस्टडी को मिले हैं। आप देख रहे हैं वीएनएम न्यूज। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए वीएनएम टीवी। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं, जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और JMB विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે
વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बढ़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. यह है जॉय ई बाइक. जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन. अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी. और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी. पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा. अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए बच्चों का हो भावी उज्जवल. शिक्षा के ये धाम निराले प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं. प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और JMB विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल मांजलपुर, गुजरात बोर्ड एवं CBSE. अल्लाह की इबादत का महीना रमजान आखिरी चरण में है. ऐसे में आज शुक्रवार को रमजान के आखिरी जुमे की नमाज देश भर में शांतिपूर्ण रूप से अदा की गई. मुस्लिम धर्म में रमजान के महीने में हर दिन और हर जुम्मा का बहुत महत्व माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ा महत्व अलविदा जुम्मा का माना जाता है, क्योंकि ये रमजान के महीने का आखिरी जुम्मा यानी शुक्रवार होता है. ये बताता है कि रमजान का महीना खत्म होने वाला है. इसी अलविदा जुम्मा की नमाज देश भर में अदा की गई और मुस्लिम लोगों ने नमाज के बाद देश में अमन और शांति बनी रहे इसके लिए दुआ की. देखिए, पहले तो ये अलविदा जुम्मा नहीं है. अलविदा तो उसे कहते हैं कि जिसके बाद कभी इंसान को मौका ना मिले, और अलविदा का जो लफ्ज़ है ये लोगों ने खुद ईजाद कर लिया. हकीकत में ये रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा है और इसमें संदेश इसमें ये दिया जाता है हमारे मज़हब की तरफ से, हमारे खुदा की तरफ से, कि हम नेक काम करें, बुराइयों से बचने की कोशिश करें. और आज इस मस्जिद में भी जो पैगाम दिया गया वो ये दिया गया कि रमज़ान के रोज़े लोगों ने पूरे रखे, तरावियों की नमाज मस्जिद में पढ़ी. इसी तरीके से अपने माल में से 2.5% हिस्सा उन्होंने गरीबों के लिए निकाला. अब जब वो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ तो ईद से पहले ये बाकायदा उनके लिए ज़रूरी है कि वो आसपास के घरों में देख लें, जो ज़रूरतमंद हों, जो रिश्तेदार हों, परेशान हों, उनको सदक़ा फ़ितर के ज़रिए से उनकी मदद करें. ये रमज़ान में ख़ास तौर पे आज के जुमे में पैगाम पब्लिक को दिया गया. आज दुआएं यही मांगी गई हैं कि सबसे पहले कि अल्लाह जो आपने हमें ज़िंदगी दी है, और ये ज़िंदगी अगर आपके कामों में लग जाए, आपके बताए हुए रास्ते पर चल जाए, तो ये हमारी ज़िंदगी कामयाब है. और अगर हमने अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी को गुजारा, अपनी मर्ज़ी से हमने चलाया, तो फिर ये ज़िंदगी हमारी बेकार है. तो यही दुआएं की गई हैं कि अल्लाह मुल्क में अमन व अमान रहे, मुल्क में शांति रहे, सब सद्भावना के साथ, मोहब्बत के साथ, आपस में प्रेम भाईचारे के साथ रहें. और जैसा कि हमारे शहर का तो ये माहौल ही है कि सब आपस में बहुत मिलजुल को रहते हैं, सब एक दूसरे के यहाँ जाते हैं. खुद हमारा ये मामला है, कई बार सिद्धेश्वर मंदिर हम लोग जाते हैं, गायत्री मंदिर हम लोग जाते हैं, वहाँ लोगों से मुलाकातें करते हैं, चर्च जाते हैं, वहाँ के लोगों को यहाँ बुलाते हैं प्रोग्राम में. और इसका मकसद सिर्फ ये रहता है कि मज़हब सबका अपना एक प्राइवेट मामला है, लेकिन इंसानियत एक ऐसी कॉमन चीज़ है कि हम उसके लिए काम करें, उसके लिए कोशिश करें, तो इससे हमारे लिए बड़ी आसानी हो. गुजरात के भावनगर में आम आदमी पार्टी द्वारा दूषित पानी मुद्दे मेयर से शिकायत की गई, लेकिन इस दौरान मेयर और आपके कार्यकर्ताओं के बीच घर्षण देखने मिला. भावनगर शहर इलाके में दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है. इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कॉरपोरेशन के मेयर के पास पहुंचे और दूषित पानी की बोतलों और मटके के साथ प्रदर्शन किया. जल आपूर्ति विभाग की गंभीर लापरवाही के चलते भावनगर के लोगों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है, जिसका विरोध कर रहे आम आदमी पार्टी शहर अध्यक्ष और भाजपा नगर सेवक के बीच घर्षण देखने मिला. इसी बीच मेयर कार्यालय में ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रामधुन शुरू कर दी गई, जिसके चलते कॉरपोरेशन के मेयर ने वहां से निकल लेना ही उचित समझा. भावनगर में अगर दूषित पानी वितरण बंद नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन की धमकी भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दी है. मेयर जी प्लीज,
મહારાજ કૃષ્ણકુમારસિંહજીના ભાવનગરના મહારાજ કૃષ્ણકુમારસિંહજીના ફોટાને સાક્ષી રાખીને આપ બેઠા છો. આપ જાશો ભાવનગરની જે પ્રશ્નો છે એને કેમ ન્યાય નહીં મળે. એટલે આપ બેસો. મેં કીધું હું જવાબ આપું. નહીં, અધિકારીને અમે છૂટી નથી મોકલ્યા. છૂટીને આપને મળ્યો. उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक ऐसी घटना सामने आई है जो वाकई में साबित करती है कि प्यार अंधा होता है। प्यार के चक्कर में पड़कर एक नाना ने खुद की नातिन को अगवा कर बेटी की जिंदगी को उजाड़ दिया। आज हम आपको एक ऐसे अजब प्रेम की गजब कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो बिजनौर के नगीना इलाके की है। पुलिस के हत्थे चढ़ा बुजुर्ग उम्र का जफर नामक शख्स दिल्ली की रहने वाली खुशबू नामक महिला से बेपनाह मोहब्बत करता था और खुशबू ने अपने प्रेमी जफर से बेऔलाद होने की वजह से एक बच्चा देने का गिफ्ट मांगा। प्यार में अंधे जफर ने अपनी खुद की बेटी की 1 महीने की बच्ची को किडनैप कर खुशबू को दे दिया। जब परिजनों को 1 महीने की बच्ची लापता होने की खबर मिली तो सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, जिसमें नाना ही मासूम बच्ची को उठाकर भागता हुआ देखने मिला। पुलिस ने आरोपी जफर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मासूम बच्ची खुशबू के पास है और खुशबू उसे लेकर कहीं भाग गई है, जिसे ढूंढने की कवायद पुलिस कर रही है। कसीम और मुमताज जो नगीना कस्बे के रहने वाले हैं। कसीम रिक्शा चलाता है। 4 बच्चों के साथ 19 अप्रैल को सो रहे थे। एक बच्ची उसमें 1 महीने की थी। उसी रात वह बच्ची चोरी हो गई, अपहरण हो गया। 363 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत है। अनावरण करने पर पता चला उस बच्ची का नाना यानी मुमताज के पिता ने ही बच्ची का अपहरण किया था। वो भी रहने वाला जफर नगीना का ही है जो दिल्ली में रहता है और उसकी एक प्रेमिका वहां है खुशबू जो कटिहार बिहार के रहने वाली है। खुशबू की मांग पर उसने इस बच्ची को चुरा करके दिया। अंतरंग प्रेम प्रसंग में पुलिस ने जफर को गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही भनक लगी खुशबू को कटिहार बिहार चली गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगा दी गई हैं। जफर को जेल भेज दिया गया। खुशबू एवं बच्ची की बरामदगी के लिए टीमें लगाई गई। गुजरात के गिर के केसर आम पूरे गुजरात और देश भर में काफी पसंद किए जाते हैं, लेकिन इस साल फसल कम होने से आम के दाम आसमान छू रहे हैं। गर्मियों का सीजन शुरू होते ही लोग आम का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन इस बार गुजरात में लगातार मौसम में बदलाव हुआ है और ऐसे में केसर आम की फसल कम हुई है। हर साल अप्रैल के अंत में करीबन 10,000 बॉक्स आम जूनागढ़ मार्केटिंग यार्ड में बेचे जाते हैं, लेकिन इस बार 25% जितने ही आम मार्केट पहुंचे हैं। मार्केटिंग यार्ड में आम के दाम भी काफी ऊंचे देखने मिल रहे हैं। ऐसे में इस साल आम खाने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। जूनागढ़ मार्केटिंग यार्डની અંદર આજે 2000 બોક્સ કેસર કેરીની આવક હતી અને આ આવક ખૂબ જ ઓછી કહેવાય, કારણ કે ગઈ સાલ આ દિવસોની અંદર 10 થી 12,000 બોક્સની આવક રહેતી હતી અને આજે જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની અંદર કેસરનો ભાવ 1,000 રૂપિયાથી લગાવીને 1,700 રૂપિયા સુધી બોક્સ વેચાયેલ છે અને આવતા દિવસોમાં જેમ જેમ કેરીની આવક વધશે તેમ થોડા થોડા ભાવ ડાઉન થતા જશે। આ વખતે કેસર કેરી ખૂબ જ ઓછી છે। ઓછી હોવાના કારણે ગઈ સાલ જે તાઉસ વાવાઝોડાએ જે નુકસાન કરેલ છે તે અને 11મા મહિનાની 10મા 11મા મહિનાની વચ્ચે જે વરસાદ પડી ગયો એનાથી કેરીના પાકને ખૂબ જ નુકસાન થયેલ છે અને ખેડૂતોને પણ આટલી જ હદે નુકસાન થયેલ છે। કેરી માટે આ ફેરી સારી કેરી ગોતવી બજારમાં તે મુશ્કેલીનું કામ છે અને ગરીબ માણસો બિચારા કેસર કેરી ખાઈ શકે તેવી શક્યતાઓ ખૂબ જ ઓછી છે અને સારી કેરી ગોતવા માટે મહેનત કરવી પડશે। આ વખતે એક્સપોર્ટિંગવાળા પણ આવ્યા છે, પણ एक्सपोर्टिंग माल મળે તેવી શક્યતા ખૂબ જ ઓછી છે, માલ ઓછો હોવાના કારણે। गुजरात के जूनागढ़ के इसरा गांव की 2 नाबालिग पर 4 शख्सों द्वारा दुष्कर्म किए जाने पर एट्रोसिटी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। जूनागढ़ के केशोद तालुका के इसरा गांव में अनुसूचित जाति के परिवार की 2 बहनों पर दुष्कर्म हुआ था। 11वीं कक्षा की परीक्षा देकर घर जा रही नाबालिगों का 4 लोगों ने अपहरण कर उन्हें दीव ले गए और नशीला पेय पदार्थ पिलाकर उन पर दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। इस मामले की शिकायत के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ एट्रोसिटी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 2 को पकड़ने की कवायद जारी है। देश में हाल ही में हुए सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान आया है। भागवत ने कहा है कि हिंसा में किसी का लाभ नहीं होता। भागवत ने हिंदी विवाद पर भी बड़ी बात कही।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत ने कहा कि हिंसा से किसी को फायदा नहीं होता है। जिस समाज को हिंसा प्रिय है वो अब अपने अंतिम दिन गिन रहा है। उन्होंने देश के कई हिस्सों से विभिन्न समूहों के बीच हालिया झड़पों को देखते हुए सभी समुदायों को एक साथ लाने और मानवता की रक्षा करने की वकालत की है। भागवत ने कहा कि हिंसा से किसी का भला नहीं हो सकता। हमें हमेशा अहिंसक और शांतिप्रिय होना चाहिए। इसके लिए सभी समुदायों को एक साथ लाना और मानवता की रक्षा करना जरूरी है। हम सभी को इस काम को प्राथमिकता के आधार पर करने की जरूरत है। सद्भावना पर है, हम सबको अपना मानकर चलते हैं तो हमारे पास सदा के लिए समय। हमारी बातें गलत है, किसी दूसरे का विरोध करने वाली है, दुनिया में अशांति हिंसा लाने वाली है, तो फिर हमारे लिए समय मर्यादित है। अब उसके दिन लग गए, आखिरी छटपटाहट हिंसा की तरफ। साथ ही भागवत ने यह भी कहा कि सरकार हो या कोई अन्य, ये समाज के दबाव पर काम करता है। सामाजिक दबाव सरकार के लिए पेट्रोल की तरह है। साथ ही भागवत ने हिंदी और अन्य भाषाओं के विवाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। तो सारा भारत अगर एक है तो भारत में कहीं भी सिंधी भाषा की यूनिवर्सिटी होने में कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए। गुजरात के धांगध्रा में वेलनाथ वन परिषद में एंटी-डीएनटी की मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के लोग 10% आरक्षण मांग रहे हैं। सुरेंद्रनगर के धांगध्रा में संत श्री वेलनाथ वन परिषद में गुजरात के चुवालिया कोड़ी समाज के अग्रणी और ग्रामजन एकत्रित हुए और आने वाले दिनों में 10% आरक्षण मुद्दे रैली समेत के आयोजन पर चर्चा की। આવનારા દિવસોમાં તારીખ 10 ના રોજ અમે દરેક વિધાનસભાઓમાં સૌરાષ્ટ્રમાં ખાસ કરીને 22 થી 25 વિધાનસભાઓમાં અમારા સમાજનું પ્રભુત્વ છે। વિચરતી વિમુખ જાતિના સમુદાયના લોકો એકઠા થશે, તમામ જગ્યાએ આવેદનો આપશે, તેમ છતાં પણ નહીં માને તો આગામી 2022ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં આ સરકારના મૂળિયા ઉખેડવા માટે આ વિચરતા વિમુખ જાતિના તમામ સમુદાયના લોકો અને ખાસ કરીને અમારી પ્રદેશની ટીમ અને મારા વડીલો આ સંસ્થામાં કામ કરતા, આ સંગઠનમાં કામ કરતા તમામ લોકોએ લખ્યું, ધાંગધ્રા દિશા નિર્દેશ સમિતિએ લખ્યું, વિચરતી વિમુખ જાતિના સમુદાયોએ લખ્યું, પરંતુ રાજ્ય સરકાર અને દેશ લેવલે ઘણી બધી રજૂઆતો થઈ, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક સરકાર આંખ આડા કાન કરે છે। આગામી દિવસોમાં 2022ની વિધાનસભાની ચૂંટણી આવે છે અને અમારો લલકાર છે કે જો અમારો હક ભીખ નથી, આ અમારો હક છે। 95 માંથી સરકારે અમારો હક કાઢી નાખ્યો છે, એ પાછો નહીં આપે તો આવનારા દિવસોમાં આ સરકારના મૂળિયા ઉખેડવા પણ અમે તૈયાર છું। गुजरात के राजकोट शहर में भीषण गर्मी के बीच कई वार्ड में जल आपूर्ति नहीं की गई है, जिस पर स्थानीय निवासियों ने विरोध जताया। राजकोट के कई वार्ड में 2 दिनों से पानी वितरण नहीं किया गया है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। राजकोट महानगर पालिका द्वारा वाटर पंप साफ करने और मरम्मत की वजह से जल आपूर्ति रोकने का ऐलान किया गया है, जिससे 40 से ज्यादा डिग्री तापमान के बीच लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। महानगर पालिका में जे पानी का 3 दिवस देवामां आवे छे के आ भाजप सरकार जયારે સૌની યોજનાની વાતો કરી અને કરોડોના ખર્ચાના ધુમાડા કરી અને પ્રજાને ઉલ્લુ બનાવવા નીકળી છે। અત્યારે તમે જુઓ તો 3 દિવસનો પાણીનો કાપ આપેલો છે, તો આજે પ્રજા તમે જુઓ તો લાખોની સંખ્યામાં આજે પરિવારો હશે એ પાણી વગર રહેશે કે આજે સવારથી ઉઠી ત્યારથી જુઓ તો મહિલાઓને જ્યારે બ્રશ કરી અને ત્યારથી સાંજે સુઈ ત્યાં સુધી પાણીની જરૂરિયાત હોય। વાસણ ઉટકવા હોય, કચરા પોતા હોય, વાસણ હોય, કપડાં હોય, ટોટલી काम હોય બધા પાણીથી થતા હોય। અત્યારે તમે જુઓ તો બધી સ્કૂલોમાં વેકેશન પડે અને આજે વેકેશન અને ઉનાળો હોય અને જો આજે મહેમાનો પણ જ્યારે વેકેશનના કારણે ઘરે આવતા હોય તો આજે પાણીના એવી રીતે અચાનક કાપ દેવાથી અને 3 દિવસ કાપ દેવાથી ટોટલી મહિલાઓ હેરાન પરેશાન થાય છે। અત્યારે જોઈ તો નથી ધંધા रोजगार કે જેથી કરીને આજે 200 રૂપિયા 300 રૂપિયાની પાણીની ટાંકી મંગાવી શકે। पाक महीने रमजान के आखिरी जुम्मा के मौके पर मस्जिद में ही नमाज पढ़ने की अपील उत्तर प्रदेश के लखनऊ के खालिद रशीद फिरंगी मैली ईदगाह इमाम द्वारा की गई। यौमुल विदा अपने मुल्क में आज के दिन यानी 29 अप्रैल को मनाया जा रहा है और इस मौके पर यह वो मौका होता है जबकि रमजान के मुबारक महीने का यह आखिरी जुमा होता है, जिसमें कि मुसलमान बहुत ही एहतिमाम के साथ मसाजिद में जा करके रमजान के आखिरी जुमे की नमाज अदा करते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं मांगते हैं। इस मखसूस और खुसूसी मौके के लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने अलविदा एडवाइजरी के नाम से एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कि तमाम मुसलमानों से ये अपील की है कि इस मौके पर भी नमाज जुमा मसाजिद के अंदर ही अदा करें
और सड़कों पर या रास्तों में नमाज ना अदा करें, जिससे कि ना कोई कहीं ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो और ना लोगों को आने जाने में किसी भी किस्म की जहमत या परेशानी का सामना करना पड़े। और अगर मस्जिद की कैपेसिटी फुल हो जाती है तो दूसरी मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करें। बहरहाल मस्जिद के प्रेमाइसिस के अंदर ही जुमे की नमाज अदा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए और लाउड स्पीकर का वॉल्यूम उतना ही रखा जाए जितना भी की बाय लॉ उसकी परमिशन है, और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको मद्देनजर रखते हुए सब लोग उस पर पूरी तरीके से अमल करें। और उसी के साथ साथ तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि जो साहिब निसाब हैं वो जल्द से जल्द सदका फिद्र अदा कर दें, जिससे कि जो गरीब हैं, गुरबा हैं, वो भी ईद की तैयारी कर सकें, ईद की खुशियों में बराबर से शरीक हो सकें। और आज रमजान के इस आखिरी जुमे के मुबारक मौके पर अपने और अपने अहलो अयाल के लिए दुआओं के साथ साथ अपने मुल्क में अमन शांति, कम्युनल हारमनी और पूरे मुल्क में की तामीर और तरक्की के लिए जरूर दुआएं करें। ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम टीवी के न्यूज स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे आप देख सकते हैं वीएनएम टीवी की खबरें। तो मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।